हेलो। हेलो, नमस्कार मिश्रा जी। नमस्ते मैडम। मैं नीरजा शर्मा बोल रही हूँ, सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल की रिटायर्ड हिंदी टीचर। जी मैम तो बताइए। आपका बातचीत में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जी आपके जी जी पास समय है? जी जी पूछिए प्लीज। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपका कार्य क्षेत्र आर्मी भी रहा है और सीआरपीएफ भी रहा है, जी मैडम। तो इन दोनों में क्या अंतर है? मैडम सबसे पहले तो इनमें ढांचागत भी फर्क है और दूसरे इनके कार्य प्रणाली पे भी फर्क है। जी अ, ये सेना जो है ये तो सबको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। जी उसी प्रकार सीआरपीएफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। जी दूसरा, सेना का मुख्य कार्य जो है वो विदेशी विदेशी आक्रमणों से देश की रक्षा करना और उसके संबंध में नीतियां तैयार करना है। उसके अतिरिक्त सीआरपीएफ लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए मुख्यतः जो है प्रयोग में आती है। जी। तो तो हाँ जी, बताइए प्लीज। अब ये सीआरपीएफ का जो मेन रोल है वो लॉ एंड ऑर्डर है। एक्चुअली लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी को मेंटेन करना सिविल प्रशासन, सिविल पुलिस का कार्य होता है। लेकिन जहां कहीं भी भारत सरकार को ये लगता है कि यहाँ पर अतिरिक्त बल की आवश्यकता है, वहाँ सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट किया जाता है। अच्छा जी। जी मैम। यानी कोई प्राकृतिक आपदा भी आती है किसी प्रकार की भी, तो भी सीआरपीएफ की ही सेवा ली जाती है? एक्चुअली मैडम बहुत पहले तो सिर्फ सीआरपीएफ ही देश में पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो सक्रिय थी। जी फिर धीरे धीरे समय के अनुसार में इसी के हिस्से अलग होते चले गए। बीएसएफ, एनडीआरएफ इत्यादि ये सब चीजें जो अलग अलग बन गई। जी लेकिन फिर भी मुख्य रूप से अभी सीआरपीएफ की मुख्य सिखलाई में ये सब चीजें शामिल हैं। जी जी, ठीक है जी। अच्छा, सीआरपीएफ में आपने कई वर्षों काम किया है, तो आपको किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? मैडम व्यक्तिगत मुझे तो, क्योंकि मैं तो मतलब पहले सेना में भी था, तो मैं तो इस प्रकार की चुनौतियों का आदी था। जी यानी कि इन विभागों में क्या होता है ना मैडम कि आप अपनी सुख सुविधाओं को थोड़ा इग्नोर करके, यानी कि उसको कम वैल्यू दे करके आप देश हित को, डिपार्टमेंट के, विभाग के हित को ज्यादा ऊपर अगर रखते हैं जी तो आप ज्यादा मतलब वहां पर सफल माने जाते हैं। जी तो अब इसमें जो आपने चुनौतियों के बारे में पूछा है, तो ये सिंपल सी बात है कि आज के समय में सभी लोग अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं और वो साथ रह करके ड्यूटी करना चाहते हैं। जी लेकिन सीआरपीएफ में ये चीज संभव नहीं है। जी उनको दूर दराज के इलाकों में पोस्टिंग कर दिया जाता है, जी तो जिसकी वजह से वो परिवार से अलग हो जाते हैं। वो कितना भी मतलब कोशिश करें, लेकिन वो परिवार के लगातार संपर्क में नहीं रह पाते और ये चीज संभव भी नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक कही आपने ये बात। जी मैडम, उसके अलावा क्या है कि त्योहारों का सीजन है, शादियों का सीजन है। ये हमारे देश में लगभग एक निश्चित समय अवधि के दौरान ही आते हैं। जी जैसे शादियां होंगी तो सबके घरों में लगभग 2-3 महीने के दौरान में ही शादियां फिक्स होंगी। जी त्योहार आते हैं तो अगस्त से लेकर के नवंबर तक जो है ना, ये मैडम पूरे शादी त्योहारों का ही सीजन रहता है। जन्माष्टमी, दशहरा, दिवाली, हर आदमी, हर जवान ये प्लान बनाता है कि मैं अपने परिवार के साथ में त्योहार मनाऊं, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरीके की समस्याएं आती रहती हैं। बाकी तो जी जो ड्यूटी में अलग तरीके की समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, वो तो हैं ही। तो जी कभी जी कभी ऐसा भी हुआ होगा आपको अपनी जॉब के दौरान कि आपको कभी लगा कि किसी भी कारणवश जवानों का मनोबल कुछ कम हो रहा है, तो आप व्यक्तिगत रूप से उनका मनोबल कैसे बढ़ाते थे? मैडम, इसके तो अब हर कमांडर का अपना अलग अलग नजरिया होता है, अपने अपने तरीके से। जी मेरा तो ये था कि मैं जवानों के बीच में ऐसा अपना कोई बनावटी नहीं, बल्कि वास्तविक रूप से मैं ऐसा बन के रहूं कि उन्हें ये लगे कि ये हमारे ही बीच का हिस्सा है। जी मतलब एक अधिकारी के तौर पर न प्रस्तुत करके मैं उनके साथ में उनका साथी बन करके रहते। मुझे लगता था कि शायद ये मेरे लिए जो है मतलब सबसे असरदार तरीका है। जी और
वो काफी हद तक सफल भी होता था। जैसे ऑपरेशनल इलाके में खासतौर से जहाँ अभियान वगैरह चलते हैं नक्सलियों के बीच में, जी छत्तीसगढ़ में, तो वहां पर हम लोग जब जाते थे ना मैडम, 4-4 दिन के लिए, 3-3 दिन के लिए, तो जवानों के लिए मेस से खाना बन के जाता था। और वो खाना भी कोई मतलब बहुत अस्तर का नहीं, यानी कि सामान्य बिल्कुल किसी तरीके से जिंदा रहने के लिए रोटी प्याज ऐसी चीजें ले जाते थे। जी तो मेरे को थोड़ा सा भी मतलब अलग प्रायोरिटी न तो पसंद है और ना ही मैं इस चीज को ज्यादा तवज्जो देता हूँ। जी तो जो जवानों को जैसे वो खाते थे बिल्कुल मैं उन्हीं के बीच में से रोटी उठा करके वैसे ही खाता था। और सोने के लिए भी वो कोशिश उनकी यही है कि कम से कम आपके लिए कहीं से 4 रुपए मांग के ले आए। जी। मैं मना कर देता था कि भाई मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहो। और आप तो उनसे बातचीत भी करते रहते थे, उनसे बातचीत करते रहना वो भी एक तरीका है। बहुत, अब जी मैं आपको मतलब बहुत अंदर की बात बताऊं कि जैसे किसी जवान का अचानक खराब हो गई, जी तो अब हर जगह तो मतलब डॉक्टर अवेलेबल नहीं, हॉस्पिटल भी अवेलेबल नहीं है। जी तो मैं ये उनको बोलता था जवानों को कि भाई घर के अंदर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो आप उसको क्या करते हो, एक नरम कपड़ा लेकर के उसके पैरों को रगड़ो तो कम से कम 80% तो वैसे ही उसे राहत मिल जाएगा। जी तो ये सब चीजें जो है ना मतलब एक कमांडर बहुत जरूरी है, यानी कि जमीनी स्तर का बनने के लिए आपको जमीनी स्तर का आचरण ही अपनाना पड़ता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। कोई ऐसी घटना जिसे आप अभी तक नहीं भूल सकते, अपने जॉब के दौरान कोई ऐसी घटना हुई हो तो आप हमें प्लीज बता दीजिएगा जल्दी से। मैम इसको एक्चुअली घटना तो नहीं कह सकते हैं, बहुत साधारण सी बात है, लेकिन मेरे को बहुत एक सब चीज रहती है। मैं उन दिनों कलकत्ता स्टेनले रोड पर मेरा हेडक्वार्टर था जी और ईस्टर्न सेक्टर की स्विमिंग टीम को हेड करके ले जाना था गांधीनगर नेशनल प्रतियोगिता के लिए। जी तो सीओ सर को इन मौके पर लगा कि जो कमांडर उसमें जा रहा था साथ में, उनको लगा कि इसको बदली, किसी भी वजह से उसको बदली करने की जरूरत महसूस हुई। तो सर ने मुझे बुलाया और बोला कि मिश्रा जी अभी तो ट्रेन लग चुकी है, मतलब वहां से ज्यादा दूर नहीं था हमारा रेलवे स्टेशन, हावड़ा रेलवे स्टेशन बहुत नजदीकी था। तो बोला कि आप कितना टाइम लगेगा आपको तैयार होने में। मैंने कहा सर मैं तो बस, आप अपने मन में, अब मैं सीनियर से तो ज्यादा इस तरीके से बहस नहीं कर सकते, मैंने अपने मन में सोचा कि सर आप तो खाली गिनती गिनिए, मैं ये गया और ये आया। मैंने बोला सर मैं बहुत जल्दी आता हूँ। तो मैं रनिंग करते हुए मतलब अपने सीढ़ियों से बड़ी मतलब सेकंडों का, मैंने अब जितना जल्दी से जल्दी मैं समय क्या बताऊं, 4-5 मिनट के अंदर मैंने अपना फटाफट जा करके एक जो खाली बैग पड़ा था उसके अंदर 1-2 जोड़ी कपड़े रखे, थोड़े पैसे रखे और नीचे आ गया, सर मैं तैयार हूँ। तो बड़े हैरान हुए मतलब सर भी, कि बोले कि भाई इतना जल्दी कैसे कोई तैयार हो सकता है। मैंने बोला सर ये मेरा अपना तरीका है। बोला ठीक है चलो अच्छी, बहुत अच्छी बात है। पार्टी के साथ में पार्टी को लेकर चला गया गांधीनगर। तो इतना एक्टिव मतलब रहना पड़ता है, आम तौर पर हमेशा जरूरत नहीं पड़ती इस तरीके के एक्टिवनेस की, लेकिन ये हमारे लाइफ एक पार्ट होता है। अगर ये चीज आप हमेशा बना के रखें तो आपको हमेशा सम्मान मिलेगा, हमेशा आप अपने आप को जो है ना मतलब आगे महसूस करेंगे। जी बहुत अच्छी बात की है, समय का ध्यान रखना है। अब आप ये बताइए कि इन दिनों आप अपना खाली समय किस प्रकार व्यतीत करते हैं? अब तो आप रिटायर हैं। मैडम देखिए, मैं तो सेना में भी था, सीआरपीएफ में भी था, और दोनों ही जगह पढ़ाई लिखाई का जो एक अरमान होते हैं वो सब दबे रह जाते हैं। जी तो मैंने रिटायरमेंट के बाद में मैं मतलब सर्विस के दौरान में एमए नहीं कर पाया था, मास्टर की डिग्री नहीं ले पाया था जी। और अभी तो मैंने अब उतनी व्यस्तता तो मैं नहीं ला सकता जो मेरे सर्विस के दौरान में, नौकरी के दौरान में थी, लेकिन फिर भी कुछ हद तक अपने आप को एंगेज रखने के लिए और अपने को हमेशा जो है ना मतलब समय के साथ में अपडेट रखने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। जी तो मैंने अभी रिटायरमेंट के बाद में क्या इसको वैदिक स्टडी से एमए कर रहा हूँ। जी जी। और ये भी मतलब आखिरी नहीं है, इसके बाद भी कुछ और प्लान करूंगा और मैं इसके हमेशा अपने आप को सक्रिय रखने के लिए प्रयास में रहूंगा।
तो ये आप इग्नू से या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं? जी मैम, जी मैम। अच्छा जी, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया बात है मिश्रा जी। आप आगे भी इसी प्रकार से ऊर्जावान बने रहें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे, आप धन्यवाद मैम। दीर्घायु हो और इसी प्रकार आपकी जो जो इच्छाएं हैं वो पूरी हों। बहुत धन्यवाद मिश्रा जी आपका। जी मैम। जी और मैं आखिर में एक संदेश देना चाहता हूँ युवाओं के लिए। जरूर जरूर। हाँ जी। जी मैम, तो उसमें सिर्फ दो बातें हैं। एक तो आज के समय में प्रतियोगिता का माहौल है, जहाँ भी आप जाते हैं प्रतियोगिताएं होती हैं। जी तो प्रतियोगिताओं में सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आप कैंडिडेट्स के नंबर दे करके पहले घबरा जाते हैं। जी जैसे आपको कोई बताया कि भाई फलानी जगह पर पुलिस की भर्ती हो रही है और उसमें लगभग 2 लाख कैंडिडेट इकट्ठे होने की संभावना है। जी आप पहले ही हताश हो जाएंगे कि 2 लाख में मेरा नंबर कहाँ पड़ने वाला। जी लेकिन मैं अपने तजुर्बे से, अपने अनुभव से इस बात को कह सकता हूँ कि अगर 2 लाख की भीड़ कहीं संभावित है भी इकट्ठा होने की, जी तो आप ये मान के चलिए कि उसमें तैयारी करके बहुत मुश्किल से आए होंगे। तो आप ये मान लीजिए कि बड़ा ज्यादा नंबर होगा तो 10,000 कैंडिडेट होंगे जो कि पूरी तैयारी के साथ आए होंगे। जी और बाकी के तो जो है ना, भीड़ बढ़ाने के लिए ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। जी तो नंबर देख करके घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी तैयारी पर, अपनी योग्यता पर अगर भरोसा है तो आप जरूर अपने को आजमाते रहिए। जी दूसरा, बाज एक पक्षी होता है। जी आपने बाज के बारे में जरूर सुना है कि बाज, मादा बाज क्या करती है ना कि उसके घोंसले में अगर गलती से कोई नरम घास पड़ जाए जी तो उसको निकाल के बाहर फेंक देती है। वो जी किस लिए कि वो अपने बच्चों को बाकी प्राणियों की तरह नाजुक नहीं बनाना चाहती। जी बिल्कुल। उसी प्रकार एक अंतिम संदेश ये है कि समुद्र मंथन में मात्र अमृत ही हाथ नहीं लगता, जी विष भी आता है। बिल्कुल। अमृत तो सभी पाना चाहते हैं, परंतु जो विष का पान कर ले वही शिव कहलाने का अधिकारी होता है। जी बिल्कुल। और जो लाक्षागृह में जलते हैं वो ही शूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। जय भारत, रामधारी जय सिंह हिंद। दिनकर कवि की कविता आपने बताई है, बोली है। आपने अपने जीवन का पूरा सार इसमें कह दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। नमस्कार जी। धन्यवाद।